ये एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट था क्योंकि एक छोटे से जूस बेचने वाले का बेटा अब इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक किंग में से एक बन गया था। लेकिन साल 1997 तक गुलशन कुमार की कंपनी का एवोल्यूशन 500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। दरअसल ये फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि खूंखार गैंगस्टर अबू सलीम था। तो पुलिस ऑफिसर राकेश मारिया को एक इंटेलिजेंस सोर्स से फोन आया था, जिसमें कहा गया था, साहब गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है। जब वो अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे तो एक हत्यारे ने इनकी पीठ पर पिस्तौल रखी और गोली मार दी। ये कहते हुए बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर करना। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने जूस बेचने से शुरुआत करके भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी खड़ी की। ये कहानी है गुलशन कुमार दुआ की, जिसे लोग कैसेट किंग के नाम से जानते थे। एक ऐसा शख्स जिसने अपने दम पर ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि पूरे इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। 5 मई 1951 की वो सुबह थी जब दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक पंजाबी हिंदू फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम रखा गया गुलशन कुमार दुआ। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि ये बच्चा एक दिन इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाने वाला है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, 1947 में, जब देश का बंटवारा हुआ था। गुलशन कुमार का फैमिली मूल रूप से वेस्ट पंजाब के झांग इलाके से आता था। 1947 के बंटवारे के दौरान जब हिंदू विरोधी दंगे शुरू हुए तो इनका पूरा फैमिली अपना घर बार छोड़कर रेफ्यूजी बनकर भारत आ गया था। जैसे कि उस समय लाखों फैमिलीज के साथ हुआ, गुलशन कुमार के फैमिली को भी सब कुछ शुरू से करना पड़ा। ये लोग दिल्ली के दरियागंज इलाके में जाकर बसे। गुलशन कुमार के फादर चंद्रभान एक फल का रस बेचने वाले थे। दरियागंज की भीड़ भाड़ वाली गलियों में ये अपनी छोटी सी दुकान चलाते थे। ये कोई बड़ा धंधा नहीं था, बस गुजारे भर का था। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी और हर रोज के खर्चे के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। छोटा सा गुलशन भी बचपन से ही अपने पिता का हाथ बटाने लगा था। स्कूल जाने के बाद ये सीधे दुकान पहुंच जाते और अपने पिता की मदद करते। गुलशन कुमार का बचपन बहुत ही सिंपल था, लेकिन इसमें कुछ खास बात थी। छोटी उम्र से ही इन्हें म्यूजिक से गहरा लगाव था। जब ये दुकान पर बैठते तो आसपास के लोगों को गाना गुनगुनाते सुनते और खुद भी गुनगुनाने लगते। लेकिन म्यूजिक के साथ साथ इनके मन में भगवान शिव और माता वैष्णो देवी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। ये श्रद्धा कोई दिखावा नहीं थी। गुलशन कुमार सच्चे मन से भगवान में विश्वास रखते थे। ये बचपन से ही शिव भजन और माता के गीत गुनगुनाया करते थे। दिल्ली के आसपास के मंदिरों में जब भी कोई रिलीजियस प्रोग्राम होता तो छोटा गुलशन वहां जाकर भजन गाता था। इनकी आवाज में एक अजीब मिठास थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। और फिर समय बीतता गया और गुलशन कुमार बड़े होते गए। इन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली के देशबंधु कॉलेज से पूरी की, लेकिन इनका मन हमेशा म्यूजिक और बिजनेस की तरफ ही रहता था। पिता के साथ दुकान पर बैठते बैठते इन्होंने बिजनेस के ट्रिक्स सीखे थे। ये समझ गए थे कि कस्टमर को क्या चाहिए और कैसे उसे खुश रखा जाए। 1970 के दशक के अंत में जब गुलशन कुमार जवान हो रहे थे तब इनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया और वो ये था कि इनके फैमिली ने एक छोटी सी दुकान खरीदी जहाँ रिकॉर्डर और सस्ते ऑडियो कैसेट बेचे जाते थे। ये वो समय था जब भारत में कैसेट प्लेयर का चलन शुरू हो रहा था और लोग म्यूजिक सुनने के लिए कैसेट खरीदना पसंद कर रहे थे, जिसके कारण गुलशन कुमार ने इस अवसर को पहचाना और इन्होंने देखा कि बाजार में मेनली फिल्मों गानों के कैसेट मिलते थे, लेकिन धार्मिक संगीत के कैसेट बहुत कम थे। जबकि भारत एक धार्मिक देश है और यहाँ लाखों लोग रोज भजन कीर्तन सुनते हैं, तो इन्हें लगा कि ये एक बड़ा अवसर है, जिसकी वजह से साल 1980 में गुलशन कुमार ने अपना पहला कदम उठाया। इन्होंने माता वैष्णो देवी पर एक एल्बम बनाया जिसका नाम था जय माता वैष्णो देवी। ये एल्बम इन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाकर बनाया था। इसमें सुंदर भजन थे जो माता वैष्णो देवी की महिमा का गुणगान करते थे। जब ये एल्बम बाजार में आया तो लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। ये इतना मशहूर हुआ कि गुलशन कुमार को समझ आ गया कि इन्होंने सही रास्ता चुना है। तो इस सफलता के बाद गुलशन कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इन्होंने लगातार धार्मिक संगीत के एल्बम बनाने शुरू किए। शिव भजन, माता के गीत, हनुमान चालीसा, गंगा आरती, हर तरह का धार्मिक संगीत ये बनाने लगे। इनकी खासियत ये थी कि ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे थे बल्कि सच्ची श्रद्धा से कर रहे थे। गुलशन कुमार खुद भी अपने एल्बमों में दिखते थे। इनकी तस्वीर हर कैसेट के कवर पर होती थी, जिसमें ये बहुत ही सीधा साधा और सरल दिखते थे। लोग इन्हें देखकर ही समझ जाते थे कि ये कोई दिखावा करने वाला आदमी नहीं है बल्कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने वाला है। तो इससे इनकी एल्बमों की विश्वसनीयता बढ़ती गई। इसके बाद 11 जुलाई 1983 का दिन गुलशन कुमार के जीवन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। उस दिन इन्होंने औपचारिक रूप से सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की शुरुआत की, जो बाद में टी सीरीज के नाम से मशहूर हुई। ये वही टी सीरीज है जो आज दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी में से एक है। टी सीरीज की शुरुआत दिल्ली से हुई थी, लेकिन गुलशन कुमार के मन में बड़े सपने थे। इन्हें पता था कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का असली सेंटर मुंबई है और यदि इसे बड़ा बनाना है तो इन्हें मुंबई जाना होगा। लेकिन अभी इनके पास मुंबई जाने का समय नहीं था, क्योंकि पहले इन्हें अपना धंधा मजबूत करना था।
गुलशन कुमार की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये जनता की नब्ज को समझते थे। इन्होंने देखा कि बाजार में जो कैसेट मिलते थे, वे बहुत महँगे होते थे और आम लोग उन्हें खरीद नहीं सकते थे। एचएमवी जैसी बड़ी कंपनियों के कैसेट केवल पॉश इलाकों की महँगी दुकानों में मिलते थे, जिसके कारण गुलशन कुमार ने इस समस्या का हल निकाला और इन्होंने अपने कैसेट सस्ते दामों पर बेचना शुरू किया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी अलग तरीके से बनाया। एचएमवी के कैसेट केवल महंगी दुकानों में मिलते थे, लेकिन गुलशन कुमार ने अपने कैसेट पान की दुकानें, छोटी किराना दुकानें और गली-गली में मिलने वाली छोटी दुकानों में भी पहुंचाए। इससे आम आदमी तक इन्हें संगीत पहुंचाने में बहुत मदद मिली। अब 1980 के दशक के बीच तक गुलशन कुमार का धार्मिक संगीत का कारोबार काफी फल फूल रहा था, लेकिन इनके मन में फिल्मी गानों की दुनिया में कदम रखने की चाह भी थी। इन्होंने देखा कि पुराने मशहूर गानों को दोबारा नई आवाजों में रिकॉर्ड करके बेचा जा सकता है। उस समय कॉपीराइट कानून में कुछ खामियां थी, जिसका फायदा उठाकर ये पुराने गानों के कवर वर्जन बना सकते थे। गुलशन कुमार ने अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज जैसे सिंगरों को लेकर पुराने मशहूर गानों के नए वर्जन बनाने शुरू किए। ये सिंगर्स उस वक्त नए थे और कम पैसे में काम कर देते थे। गुलशन कुमार ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें मौका दिया, जिसमें मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और आशा भोसले के मूल गानों के ये कवर वर्जन बहुत पसंद किए गए। लोग इन्हें इसलिए खरीदते थे क्योंकि ये बहुत सस्ते होते थे और क्वालिटी भी अच्छी होती थी। एचएमवी जैसी कंपनियों के कैसेट जहां 40 से 50 रुपए में मिलते थे, वहीं गुलशन कुमार के कैसेट केवल 10 से 15 रुपए में मिल जाते थे। ये स्ट्रेटजी बेहद सफल रही और गुलशन कुमार की कंपनी तेजी से बढ़ने लगी और साल 1985 तक टी सीरीज का सालाना टर्नओवर 20 करोड़ रुपए हो गया था। ये उस समय के लिहाज से बहुत बड़ी बात थी, लेकिन गुलशन कुमार यहीं नहीं रुकना चाहते थे, क्योंकि साल 1988 में गुलशन कुमार के जीवन में एक और बड़ा मोड़ आया। आमिर खान की पहली फिल्म कायमात से कायमात तक का गाना टी सीरीज के जरिए रिलीज हुआ। आनंद मिलिंद का गाना और मजरूह सुल्तानपुरी के बोल वाली इस फिल्म का गाना रातों रात हिट हो गया। ये एल्बम लाखों की संख्या में बिका और गुलशन कुमार को समझ आ गया कि फिल्म इंडस्ट्री में कितनी पॉसिबिलिटीज है। तो कायमात से कायमात तक की सफलता के बाद गुलशन कुमार ने मुंबई में अपना वर्क प्लेस खोला। अब ये दिल्ली से अपना काम नहीं चला सकते थे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का हब मुंबई था और इन्हें वहीं जाना था। ये इनके जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि इसमें बहुत सारा जोखिम था। तो मुंबई में अपना ठिकाना बनाने के बाद गुलशन कुमार ने फिल्म प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। 1989 में इनकी पहली फिल्म लाल दुपट्टा मलमल का रिलीज हुआ। ये फिल्म कोई बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन गुलशन कुमार के लिए ये एक इम्पोर्टेंट शुरुआत थी। लेकिन असली बात साल 1990 में हुई, जब आशिकी फिल्म रिलीज हुई। नदीम श्रवण का गाना और टी सीरीज का प्रोडक्शन, ये फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक मील का पत्थर साबित हुआ। आशिकी का एल्बम इतना मशहूर हुआ कि इसकी 2 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिकी। ये उस समय तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला साउंड ट्रैक था। अब आशिकी की सफलता के बाद गुलशन कुमार पीछे मुड़कर नहीं देखे, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, सदक, दीवाना, फूल और कांटे जैसे एक के बाद एक हिट फिल्में आती रही। इसमें हर फिल्मों का गाना हिट होता था, जिसके कारण टी सीरीज का नाम आसमान छूने लगा। लेकिन इसी दौरान 1975 में गुलशन कुमार की शादी सुदेश कुमारी से हुई थी। सुदेश एक सीधी सादी महिला थी, जो अपने पति के सपनों को समझती थी और हर कदम पर उनका साथ देती थी। गुलशन कुमार के 3 बच्चे थे, बेटा भूषण कुमार और 2 बेटियां तुलसी कुमार और एक खुशहाली कुमार। भूषण कुमार छोटी उम्र से ही अपने पिता के काम में दिलचस्पी दिखाने लगे थे। ये समझ रहे थे कि फ्यूचर में उन्हें ही इस कारोबार को संभालना है। तुलसी कुमार में सिंगिंग की टैलेंट थी और खुशहाली कुमार फैशन डिजाइनिंग में रुचि रखती थी। तो साल 1991 तक गुलशन कुमार की कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ रुपए पहुंच गया था। ये एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट था, क्योंकि एक छोटे से जूस बेचने वाले का बेटा अब इंडिया के सबसे बड़े म्यूजिक किंग में से एक बन गया था। लेकिन गुलशन कुमार की सफलता केवल बिजनेस नहीं थी, इनके मन में हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रही। साथ ही गुलशन कुमार ने वैष्णो देवी में एक मुफ्त भोजन सेवा शुरू की थी। 1983 में शुरू की गई ये सेवा आज भी चलती है। बाणगंगा के पास स्थित इस सेवा में रोज हजारों श्रद्धालुओं को मुफ्त खाना मिलता है। ये गुलशन कुमार की सच्ची श्रद्धा का प्रमाण था। मुंबई में भी गुलशन कुमार अपनी धार्मिक दिनचर्या को बनाए रखते थे। ये रोज सुबह अंधेरी वेस्ट के जीत नगर में स्थित जितेश्वर महादेव मंदिर जाते थे। ये इनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा था। सुबह मंदिर जाना, भगवान शिव की आरती करना और फिर दफ्तर जाना, यही इनका रूटीन था। शाम को भी ये वापस मंदिर जाते थे। मंदिर के पंडित रामचंद्र से इनकी अच्छी दोस्ती थी। मतलब ये एक सच्चा भक्त थे, जो अपनी सक्सेस का क्रेडिट भगवान को देते थे। इनका मानना था कि भगवान की कृपा से ही वो इतना बड़ा बन पाए हैं। इसके बाद साल 1990 के दशक के बीच तक टी सीरीज भारत की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी बन गई थी। गुलशन कुमार का दावा था कि भारत के ऑडियो कैसेट मार्केट में इनका 65% हिस्सा है। ये एक सरप्राइजिंग बात थी,
कि एक छोटे से जूस बेचने वाले का बेटा इतना बड़ा म्यूजिक कंपनी खड़ा कर सकता है। गुलशन कुमार की सफलता की कहानी सिर्फ बिजनेस चतुराई की कहानी नहीं थी, ये हार्ड वर्क, हॉनेस्टी, डिवोशन और विजन की कहानी थी, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी जड़ों को याद रखा और अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। भले ये एक बड़ा बिजनेसमैन बन गए हो, लेकिन ये आज भी वही सीधा साधा गुलशन था जो कभी अपने पिता की जूस की दुकान पर बैठता था। लेकिन साल 1997 तक गुलशन कुमार की कंपनी का एवोल्यूशन 500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। ये भारत के सबसे बड़े टैक्स देने वाले व्यक्तियों में से एक थे। इनकी कंपनियों में हजारों लोग काम करते थे और लाखों लोग इनसे जुड़े थे। लेकिन सफलता के साथ साथ कुछ परेशानियां भी आने लगी थी। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में उस समय अंडरवर्ल्ड का दखल बढ़ रहा था। बड़े प्रोड्यूसरों और बिजनेसमैन को धमकी भरे फोन आने लगे थे। ये एक ऐसा समय था जब मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री डर के साए में काम कर रही थी। लेकिन गुलशन कुमार अभी भी अपने काम में व्यस्त थे और इन्हें उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये नहीं जानते थे कि इनकी जिंदगी में जल्द ही एक तूफान आने वाला है जो इनकी पूरी दुनिया हिला देगा। 1990 के दशक की शुरुआत गुलशन कुमार के लिए सुनहरे दिनों की तरह थी। आस्की की भयंकर सक्सेस के बाद इनकी कंपनी टी सीरीज तेजी से आसमान छूने लगी थी। 1991 तक इनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से बढ़कर 200 करोड़ रुपए हो गया था। ये वो दौर था जब गुलशन कुमार को सच में लगने लगा था कि उनके सपने साकार हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी सफलता बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे इनके आसपास अंधेरे के बादल भी घिरते जा रहे थे। गुलशन कुमार की सफलता की कहानी किसी फिल्म के प्लॉट से कम नहीं थी, लेकिन हर बड़ी सफलता के साथ बड़ी चुनौती भी आती है और गुलशन कुमार के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। इनकी कंपनी का बढ़ता हुआ कारोबार सिर्फ खुशियों की खबर नहीं था, बल्कि कई बड़ी समस्याओं का कारण भी बनता जा रहा था। उन दिनों गुलशन कुमार की बिजनेस स्ट्रेटेजी बहुत ही चालाक थी, लेकिन कंट्रोवर्शियल भी, क्योंकि ये एचएमवी और पॉलीडोर जैसी बड़ी कंपनियों के गानों के कवर वर्जन बनाकर उसे बहुत सस्ते दामों पर बेच रहे थे। एचएमवी के कैसेट 40 से 50 रुपए में मिलते थे, जबकि गुलशन कुमार के कैसेट सिर्फ 10 से 15 रुपए में मिल जाते थे। ये स्ट्रेटेजी तो सफल थी, लेकिन इससे बड़ी कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा था। एचएमवी और पॉलीडोर की सिचुएशन बहुत ही दयनीय हो गई थी। ये लॉ के अकॉर्डिंग रॉयल्टी भी देते थे और 15% एक्साइज ड्यूटी भी, जबकि गुलशन कुमार इन दोनों से बचकर अपने कैसेट बना रहे थे और उस वक्त के कॉपीराइट लॉ में कुछ खामियां थी जिसका फायदा ये उठा रहे थे। इनका केवल एक ही बड़ा खर्च था, कैसेट की कीमत यानी 7 रुपए और डुप्लीकेशन का खर्च, जिससे ट्रेडिशनल म्यूजिक कंपनीज में हाहाकार मच गया था। ये लोग गुलशन कुमार के पास जाकर गिड़गिड़ाते थे और कहते थे, आपने बाजार बर्बाद कर दिया है, हम कितनी भी कोशिश करें आप हमारी कीमतों को काट देते हैं, हमारे ऊपर मनी लेंडर्स का भारी कर्जा है, भगवान के लिए अपने धंधे में थोड़ा ढील दीजिए ताकि हम भी अपना काम चला सके। लेकिन गुलशन कुमार को अपने काम से कोई पछतावा नहीं था। ये मानते थे कि ये केवल अपना धंधा कर रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ तक कि जब म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग तब के फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह के पास गुलशन कुमार की शिकायत लेकर गए और उनसे कहा कि गुलशन कुमार कॉपीराइट लॉ का वायलेशन कर रहा है और पायरेसी कर रहा है, तो वीपी सिंह ने उनकी बात को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि मेरे पास अपनी दुर्भाग्य की कहानियां लेकर मत आओ, क्योंकि आपके पास मार्केटिंग की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, इसलिए आपने बाजार को नहीं खोजा है। गुलशन ने खोजा है और आप चाहते हैं कि मैं उसे उसकी एंटरप्रेन्योरशिप की एबिलिटी के लिए सजा दूं। ये सुनकर वे लोग निराश होकर वापस चले गए थे। इस दौरान गुलशन कुमार की पर्सनल लाइफ में भी कुछ खुशियां आ रही थी। इनके बच्चे बड़े हो रहे थे और वे सभी अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे थे। भूषण कुमार धीरे धीरे पारिवारिक कारोबार को समझने लगे थे और ये अपने पिता के साथ कंपनी के कामों में हाथ बटाने लगे थे। लेकिन 1990 के दशक के बीच में गुलशन कुमार के जीवन में एक नया तनाव आया। ये तनाव था नदीम श्रवण जोड़ी के नदीम के साथ। नदीम श्रवण की जोड़ी ने गुलशन को आस्की जैसी सफलता दिलाई थी और कई हिट फिल्मों का म्यूजिक दिया था। लेकिन अब इनके बीच मतभेद शुरू हो गए थे, क्योंकि 1996 में नदीम ने अपना एक एल्बम बनाया था जिसका नाम था हाई अजनबी। नदीम चाहता था कि गुलशन कुमार इस एल्बम के ऑडियो राइट्स खरीद ले, लेकिन गुलशन कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे। इनका मानना था कि नदीम एक अच्छा सिंगर नहीं है और उनकी आवाज में वो दम नहीं है जो लोगों को पसंद आए। लेकिन जैसे तैसे करके आखिरकार गुलशन कुमार ने हाई अजनबी एल्बम के राइट्स खरीद लिए और उसका म्यूजिक वीडियो भी बनवाया है। ये एल्बम मार्च 1997 में रिलीज हुआ, लेकिन ये बाजार में एकदम फ्लॉप साबित हुआ। इस एल्बम की बिल्कुल भी सेल नहीं हुई और इससे नदीम को बहुत गुस्सा आया। नदीम ने गुलशन को इस एल्बम की असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसका कहना था कि गुलशन कुमार ने इस एल्बम को सही तरीके से प्रमोट नहीं किया और इसलिए ये फ्लॉप हुआ। नदीम का मानना था कि गुलशन कुमार जानबूझकर उसके करियर को बर्बाद करना चाहता है। यहीं से दोनों के बीच रिश्ते खराब शुरू हो गए। इसी दौरान मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में एक और समस्या बढ़ती जा रही थी। 1990 के दशक में मुंबई के अंडरवर्ल्ड का फिल्म इंडस्ट्री में दखल बढ़ने लगा था।
दाऊद इब्राहिम, अबू सलीम, छोटा शकील जैसे गैंगस्टर फिल्म प्रोड्यूसरों और बड़े कारोबारियों से पैसे की मांग करने लगे थे। मतलब ये वो समय था जब मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री डर के साए में काम कर रही थी। प्रोड्यूसर मुकेश दुग्गल की हत्या हो चुकी थी। फिल्म डायरेक्टर राजीव राय पर हमला हुआ था, लेकिन वो बच गया था क्योंकि उसे पुलिस प्रोटेक्शन मिल गई थी। हर कोई डर रहा था कि कहीं उसका नंबर ना आ जाए, और इसमें गुलशन कुमार भी इस माहौल से अछूता नहीं थे, क्योंकि इनकी बढ़ती सफलता और बढ़ती पैसों ने इन्हें अंडरवर्ल्ड का निशाना बनाया था। लेकिन साल 1997 की गर्मियों में इन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इनकी जिंदगी खतरे में है। अगस्त 1997 की 5 तारीख को गुलशन कुमार दिल्ली से मुंबई आए थे, और उसी दिन ये अपने एक बिजनेस पार्टनर सासी गरवारे से मिलने गए थे। गरवारे को थोड़ी देर हुई और गुलशन कुमार इंतजार कर रहे थे, तभी इनका मोबाइल फोन बजा। फोन के दूसरी तरफ से एक डरावनी और अपशब्दों से भरी आवाज आई, जिसमें पैसों की मांग की गई थी। गुलशन कुमार ने उस फोन को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन 8 अगस्त को फिर से फोन आया। इस बार ये अपने घर पर थे। फोन करने वाले ने कहा, यदि तुमने अभी तक मुंबई पुलिस को नहीं बताया है तो साफ है कि तुम हमें सीरियस नहीं ले रहे हो, और बेहतर होगा कि तुम हमें सीरियस लो। गुलशन कुमार के छोटे भाई दर्शन कुमार भी उस वक्त घर पर मौजूद थे जब ये दूसरा फोन आया था। उन्होंने देखा कि गुलशन कुमार ने बहुत साहस के साथ जवाब दिया था। गुलशन कुमार ने कहा था, मैं अपना धर्म कर रहा हूँ, आप भी अपना कर लीजिए। ये जवाब सुनकर फोन करने वाला और भी गुस्से में आ गया था। दरअसल ये फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि खूंखार गैंगस्टर अबू सलीम था। अबू सलीम दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी का एक की मेंबर था, और ये गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग कर रहा था। ये उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन गुलशन कुमार का जवाब सुनकर अबू सलीम को समझ आ गया कि ये आदमी इतना आसान नहीं है। हुसैन जैदी की किताब माय नेम इज अबू सलीम के अकॉर्डिंग गुलशन कुमार ने अबू सलीम से कहा था, 10 करोड़ रुपए में तुम्हें माता वैष्णो देवी में भंडारा कराऊंगा। ये सुनकर अबू सलीम बेहद गुस्से में आ गया था। गुलशन कुमार की ये बहादुरी इनकी सच्ची धार्मिक श्रद्धा से आती थी। ये सच में मानते थे कि भगवान इनकी रक्षा करेंगे और कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर सुबह ये अपने दिनचर्या के अनुसार अंधेरी वेस्ट के जीत नगर में स्थित जितेश्वर महादेव मंदिर जाते। ये इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था, और इसमें ये कोई भी बहाना नहीं करते थे। तो गुलशन कुमार की यह आदत इनके आसपास के सभी लोग जानते थे। सुबह उठना, मंदिर जाना, भगवान शिव की पूजा करना और फिर अपने काम पर जाना, ये इनकी रोज की दिनचर्या थी। मंदिर के पंडित रामचंद्र से इनकी अच्छी दोस्ती थी, और ये दोनों रोज भगवान शिव की आरती करते थे। लेकिन इधर मुंबई पुलिस को भी गुलशन कुमार की जान को खतरे की भनक मिल गई थी। 22 अप्रैल 1997 की रात को पुलिस ऑफिसर राकेश मारिया को एक इंटेलिजेंस सोर्स से फोन आया था, जिसमें कहा गया था, साहब गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है। राकेश मारिया ने पूछा था कि विकेट टेकर कौन है। इंटेलिजेंस सोर्स ने जवाब दिया था, अबू सलीम साहब, उसने अपने शूटरों के साथ सब प्लान पक्की कर ली है। गुलशन कुमार रोज सुबह घर से निकलकर पहले एक शिव मंदिर जाता है, वहीं पे उसका काम खत्म करने वाले हैं। तो सुबह होते ही राकेश मारिया ने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या वे गुलशन कुमार को जानते हैं और क्या उन्हें पता है कि वो रोज सुबह शिव मंदिर जाते हैं। राकेश मारिया ने महेश भट्ट को वजह भी बताई कि वे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। महेश भट्ट ने कुछ देर बाद फोन करके इस जानकारी की पुष्टि की। फिर राकेश मारिया ने महेश भट्ट से कहा कि वे क्राइम ब्रांच को सारी जानकारी देंगे और गुलशन कुमार को तब तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक क्राइम ब्रांच उनसे कांटेक्ट नहीं कर लेती और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर देती। राकेश मारिया ने क्राइम ब्रांच को सारी जानकारी दी और क्राइम ब्रांच ने गुलशन कुमार को जरूरी सुरक्षा प्रदान की। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलतफहमी हुई, जिसकी कीमत बाद में गुलशन कुमार की जान से चुकानी पड़ी। दरअसल गुलशन कुमार का नोएडा में एक कैसेट फैक्ट्री थी और उत्तर प्रदेश पुलिस के कमांडो इनकी सुरक्षा के लिए आ गए थे। मुंबई पुलिस ने सोचा कि अब गुलशन कुमार की सुरक्षा यूपी पुलिस संभाल रही है, तो उन्हें अपनी सुरक्षा वापस ले ली। ये एक बहुत बड़ी भूल थी, जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। इधर गुलशन कुमार अपनी मेहनत और लगन से अपना काम करते रहे। इन्हें नहीं पता था कि इनके जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये रोज की तरह मंदिर जाते, भगवान से प्रार्थना करते और अपने काम में मग्न रहते। लेकिन अंधेरे में कुछ लोग इनकी हर एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए थे। इसमें अबू सलीम ने अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट नाम के एक हत्यारे को गुलशन कुमार को मारने का काम सौंपा था। रऊफ और उसके साथ ही 1 महीने से गुलशन कुमार की एक्टिविटीज पर नजर रख रहे थे, लेकिन इनके बॉडीगार्ड की वजह से वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगस्त 1997 में एक दिन गुलशन कुमार का यूपी गवर्नमेंट द्वारा दिया गया बॉडीगार्ड बीमार पड़ गया। ये वही मौका था जिसका इंतजार रऊफ कर रहा था। 12 अगस्त 1997 की सुबह जब गुलशन कुमार अकेले मंदिर जाने के लिए निकले, तो इन्हें नहीं पता था कि ये इनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। गुलशन कुमार की ये कहानी दिखाती है कि सक्सेस के साथ कितनी बड़ी चैलेंज आ सकती है। एक तरफ ये भारत का कैसेट किंग बन गए थे और इनका कारोबार 500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ इनकी यही सफलता इनके लिए मुसीबत का कारण भी बनती जा रही थी।
बिजनेस कंपटीशन, कॉपीराइट के झगड़े, नदीम के साथ कंट्रोवर्सी और अंडरवर्ल्ड की धमकियां, सब कुछ एक साथ इनके ऊपर टूटा था। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद गुलशन कुमार अपनी मर्यादा और धर्म पर अडिग रहे। ये जानते थे कि इनकी जान खतरे में है, फिर भी इन्होंने अबू सलेम की धमकियों के आगे घुटने नहीं टेके। इनका मानना था कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कभी कभी जिंदगी बहुत ही क्रूर होती है। गुलशन कुमार की ये श्रद्धा और साहस ही इनकी मौत का कारण बनने वाली थी। 12 अगस्त 1997 की वो काली सुबह आने वाली थी जब इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा सितारा हमेशा के लिए बुझ जाने वाला था। 12 अगस्त 1997 की सुबह गुलशन कुमार रोज की तरह घर से निकले। इनका यूपी गवर्नमेंट द्वारा दिया गया बॉडीगार्ड बीमार था, जिसके कारण ये अकेले मंदिर जा रहे थे। ये नहीं जानते थे कि 3 हत्यारे अब्दुल रऊफ, अब्दुल रशीद इनका इंतजार कर रहे हैं। तो सुबह 8:30 बजे गुलशन कुमार अंधेरी वेस्ट के जीत नगर स्थित जितेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। ये 15 मिनट तक भगवान शिव की पूजा करते रहे और पंडित रामचंद्र से बात करते रहे। फिर वापसी में जब वो अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे तो एक हत्यारे ने इनकी पीठ पर पिस्तौल रखी और गोली मार दी, ये कहते हुए बहुत पूजा कर ली, अब ऊपर जाकर करना। यही थे वे आखिरी शब्द जो हत्यारे ने गुलशन कुमार से कहे थे। गुलशन कुमार घूमे तो इनकी छाती में और गोलियां आई। फिर तीसरा हत्यारा भी आया और उसने भी गोलियां दागी। कुल मिलाकर 16 गोलियां गुलशन कुमार के शरीर में उतारी गई। गुलशन कुमार बचने की कोशिश करते रहे, ये पास के घरों में मदद मांगते रहे, लेकिन डर के कारण सबने दरवाजा बंद कर लिए। इनके ड्राइवर सूरज ने इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी भी दोनों टांगों में गोली लग गई। 2 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया था। हत्यारे एक टैक्सी पकड़कर भाग गए। आधे घंटे बाद गुलशन कुमार को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया और इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का एक महान सितारा हमेशा के लिए बुझ गया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह हत्या दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी द्वारा अबू सलेम की लीडरशिप में कराई गई थी। मई 1997 में दुबई में दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के वर्क प्लेस में इस हत्या की प्लान बनाई गई थी। नदीम सैफी पर भी आरोप लगे कि उसने अपने फ्लॉप एल्बम हाई अजनबी के लिए गुलशन कुमार से नाराज होकर अबू सलेम से हत्या कराई थी, लेकिन नदीम उस समय लंदन में था और बाद में उसे बरी कर दिया गया। 2001 में अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट अरेस्ट हुआ और उसने अपना गुनाह कबूल किया। 2002 में उसे आजीवन कारावास की सजा मिली। 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी सजा बरकरार रखी और उसके भाई अब्दुल रशीद को भी आजीवन कारावास की सजा दी। गुलशन कुमार का अंतिम संस्कार इनकी पारिवारिक इच्छा के अनुसार दिल्ली में किया गया। इनकी मौत से पूरा देश हिल गया था। एक छोटे से जूस बेचने वाले का बेटा जो भारत का कैसेट किंग बन गया था, वो अब इस दुनिया में नहीं था। गुलशन कुमार की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि टी सीरीज का क्या होगा। उस समय इनके छोटे बेटे भूषण कुमार की उम्र केवल 19 साल की थी और उन्हें बिजनेस का ज्यादा अनुभव नहीं था। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में गुलशन कुमार के छोटे भाई कृष्ण कुमार आगे आए। कृष्ण कुमार ने न सिर्फ कंपनी को संभाला बल्कि भतीजे भूषण कुमार को धीरे धीरे बिजनेस सिखाया। इन्होंने हर तरह के कंट्रोवर्सीज को निपटाया और भूषण कुमार को कंपनी का अगला वारिस बनने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। आज टी सीरीज भूषण कुमार की लीडरशिप में दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी बन गई है। यूट्यूब पर इनके 30 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और ये भारत की सबसे बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग कुमार परिवार की प्रॉपर्टीज 10 करोड़ रुपए है, जो इन्हें बॉलीवुड का सबसे रिचेस्ट फैमिली बनाती है। गुलशन कुमार की बेटियां तुलसी कुमार और खुशहाली कुमार भी म्यूजिक वर्ल्ड में अपनी जगह बना चुकी है। तुलसी कुमार एक मशहूर प्लेबैक सिंगर है और खुशहाली एक्ट्रेस बनने की तैयारी में है। गुलशन कुमार की हेरिटेज सिर्फ 30 सीरीज तक सीमित नहीं है, बल्कि वैष्णो देवी में इनकी शुरू की गई मुफ्त भोजन सेवा आज भी चलती है। इनके भजन आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसे हैं। इन्होंने साबित किया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत बना सकता है। गुलशन कुमार की कहानी दिखाती है कि जिंदगी में सफलता पाना जितना मुश्किल है, उसे संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इनकी मौत के 27 साल बाद भी इनकी विरासत जिंदा है और इनका परिवार इनके सपनों को आगे बढ़ा रहा है। आज जब भी कोई ओम जय जगदीश हरे या जय माता दी का भजन सुनता है तो उसमें गुलशन कुमार की आत्मा बसी होती है। ये एक सच्चे भक्त थे जिसने अपनी जिंदगी भगवान के नाम कर दी थी और अंत में भगवान के घर से ही अपनी आखिरी यात्रा पर निकले थे। यही थी गुलशन कुमार की कहानी।